हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 29 फरवरी की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम सूर्या घर योजना को मिली कैबिनेट से मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली का रास्ता साफ। हिमाचल से कश्मीर तक बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। यात्रियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाले 150 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट टैग। 6 मेट्रो स्टेशनों का भी नाम शामिल। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना। बुजुर्ग यात्री की मौत से जुड़ा है मामला। कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक और झटका। इलिनोइस में प्राइमरी चुनाव से किया अयोग्य। गाजा में मानवीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने किया हमला। 50 लोगों की मौत, 250 हुए घायल। रबी सीजन में सरकार ने 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीदने का रखा लक्ष्य। धान की खरीद के लिए भी तय किया टारगेट। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज और उनका यही डायलॉग था। बीसीसीआई ने किया खुलासा, आखिर क्यों ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी में शुरू पीएम सूर्य घर योजना को गुरुवार को कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिल गई है। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने इस योजना के बारे में घोषणा की थी। इस स्कीम में सरकार में सोलर पैनल लगवाने में सब्सिडी का लाभ देती है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत 1 करोड़ घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इस स्कीम का पहले नाम पीएम सूर्योदय योजना था। इस स्कीम में सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी। प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना में सरकार द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये स्कीम शुरू की है। इस योजना में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शामिल हैं। सरकार इस स्कीम में सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी का लाभ देती है। ऐसे में लोगों पर सोलर पैनल लगाने की लागत का बोझ नहीं आएगा। बता दें कि सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सब्सिडी लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भले ही मौसम का हाल अच्छा है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया कि 29 फरवरी की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में मैदानी इलाकों में 1 मार्च से 3 मार्च के बीच बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में 1 और 2 मार्च को भारी बारिश हो सकती है। साथ ही इस दौरान इन इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च और 2 मार्च को कई जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं देश के 150 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन टैग दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने रेल यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की पहल के तहत इन स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन के तौर पर प्रमाणित किया है। गुरुवार को जारी बयान के अनुसार जिन स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है, उनमें नई दिल्ली, दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल, वाराणसी, कोलकाता, उज्जैन, अयोध्या कैंट, भोपाल, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोझिकोड, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, वडोदरा, मैसूरू सिटी, इगतपुरी और चेन्नई का थलाइवर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन प्रमुख है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रक्रिया में खाद्य विक्रेताओं का ऑडिट, खाद्य संचालकों का प्रशिक्षण, स्वच्छता और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन और भोजन विकल्प चुनने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। इन कड़े मानदंडों को पूरा करने वाले स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया जाता है। वहीं विमानन नियामक डीजीसीए ने गुरुवार को एक घटना के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि बीते दिनों एक 80 साल के बुजुर्ग यात्री को व्हील चेयर नहीं मिली थी, जिसके कारण उनकी गिरने के कारण मौत हो गई थी। गौरतलब है कि ये घटना 12 फरवरी को हुई थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वो बुजुर्ग यात्री को व्हील चेयर उपलब्ध कराने में विफल रही। अधिकारी ने कहा कि इसके खिलाफ एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में
सूचित नहीं किया और एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत करने में भी विफल रही। इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने वाहक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसने 20 फरवरी को वॉचडॉग को अपनी प्रतिक्रिया सौंपी। एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ चलना चाहता था, जो व्हीलचेयर पर थी। बात करें विदेशी खबरों की, तो कैपिटल हिंसा मामले में इलिनॉइस के एक जज ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राज्य के प्राइमरी से अयोग्य घोषित कर दिया। उन पर यह रोक 14वें संशोधन के आधार पर सुनाई गई। ये किसी विद्रोह में शामिल लोगों को पद पर बने रहने से रोकता है। ट्रंप को फैसले के खिलाफ अपील के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया है। तब तक आदेश निलंबित रहेगा। ये फैसला कुक काउंटी सर्किट जज ट्रेसी पोर्टर ने सुनाया है। ट्रंप को कोलोराडो और मेन के बाद तीसरे राज्य में ऐसा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा मामला टिका है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को यह तय करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या ट्रंप पर 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के अंत में इसे लेकर सुनवाई करेगा। वहीं गुरुवार को गाजा शहर में मानवीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे फिलिस्तीनियों की भीड़ पर इजरायली हमले में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए। स्थानीय अस्पताल के अधिकारियों को ने इसकी जानकारी दी। शिफा अस्पताल के नर्सिंग विभाग के प्रमुख डॉक्टर जदल्ला शफाई ने अल जजीरा नेटवर्क को बताया कि लगभग 50 लोग मारे गए और 250 लोग घायल हो गए। उन्होंने सटीक मरने वालों की संख्या नहीं बताई। अल जजीरा ने फुटेज चलाया जिसमें कई शव और घायल लोग शिफा पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि वो रिपोर्टों पर गौर कर रही है। वहीं कमल अदवान अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा के प्रमुख फारिस अफानाक ने कहा कि घटना स्थल पर पहुंचने वाले चिकित्सकों ने सैकड़ों को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उन्होंने कहा कि सभी मृतकों और घायलों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं थी और कुछ तो गधे द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों पर अस्पतालों में ले जाए जा रहे थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सरकार ने 2024 और 25 के रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान 3 से 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। खास बात यह है कि कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 में 11.4 से 11.5 करोड़ टन रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, लेकिन इसके बावजूद गेहूं खरीद का लक्ष्य बहुत कम तय किया गया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ विचार विमर्श के बाद लक्ष्य तय किया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विचार विमर्श के बाद आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद का अनुमान 3 से 3.2 करोड़ टन के बीच तय किया गया। गेहूं के अलावा मंत्रालय ने रबी सीजन के लिए चावल के मामले में धान खरीद का लक्ष्य 90 लाख टन से 1 करोड़ टन के बीच तय किया। सरकार ने रबी मोटे अनाज बाजरा के लिए 6 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है। बैठक में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फैसले के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। 2023 और 24 सीजन में सरकार ने 3.415 करोड़ टन लक्ष्य के मुकाबले 2.62 करोड़ टन गेहूं की खरीद की। बात करते हैं मनोरंजन जगत की। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से देशभक्ति की मिसाल कायम करते हुए नजर आएंगे। एक्टर की अपकमिंग फिल्म योद्धा में वो एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। लंबे समय से इस फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस बीच योद्धा का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर यकीनन तौर पर आपको मजा आने वाला है। तो अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। बुधवार को योद्धा के मेकर्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि गुरुवार 29 फरवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा। तय समय के अनुसार फिल्म निर्माता करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिशियल YouTube चैनल पर योद्धा का बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह से अपने पिता की तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करते हैं। इस दौरान वो कई खतरनाक मिशन को भी अंजाम देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिद्धार्थ को आर्मी से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद आप ट्रेलर में खुद देख लीजिए, मैं आपका इंटरेस्ट ब्रेक नहीं करना चाहती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी करके एक नई बहस को जन्म दे दिया। बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। हालांकि बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक बयान में साफ किया है कि ऐसा क्यों किया गया। बीसीसीआई ने बयान में कहा कि कृपया ध्यान दें कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए योग्य नहीं समझा गया है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि सभी एथलीट उस अवधि के दौरान घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें जब वो राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेल रहे होंगे।
गौरतलब हो कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी में अपनी राज्य की टीम से खेलने की सलाह दी थी। दोनों ने इस सलाह का पालन नहीं किया। अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम 3 टेस्ट मैचों के लिए भारत टीम में भी नहीं चुना गया था। इसके अलावा श्रेयस ने मुंबई के लिए रणजी के अंतिम ग्रुप मैच नहीं खेला और रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल में भी टीम का हिस्सा वो नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य क्रिकेट बोर्ड को बताया कि उनकी पीठ में समस्या है, लेकिन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के स्पोर्ट्स साइंस और चिकित्सा प्रमुख ने कथित तौर पर कहा कि अय्यर को कोई ताजा चोट नहीं है और इसी कारण उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।